हमारे साथ खास मेहमान हैं मिस्टर रमेश दमानी सर। मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। मुझे लग रहा था आप योगा कर रहे होंगे सुबह सुबह। थैंक यू मीर। मैं एक्सरसाइज तो करता ही हूँ, ताई ची करता हूँ। इट्स अ चाइनीज फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, नॉट योगा, दो आई वुड हार्टली रिकमेंड योगा। आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स दैट वी हैव आउट ऑफ इंडिया। एक बात बताइए मिस्टर दमानी, आप तो इतने साल से मार्केट में हैं, इस बार हमने देखा मार्केट में इन लेवल्स पर भी टिपिकली वो जो एक शेकी इन्वेस्टर होता है जो कि थोड़ा डरता है या फिर हायर लेवल्स पे थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो डोमेस्टिक कन्विक्शन है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इज़ इट राइटली प्लेस्ड? आपको क्या लगता है? मेरा जैसे आप बोल रहे हैं, ये दोनों चीज़ जुड़ी हुई है। there's less shakiness and there's more conviction, क्योंकि जो प्राइमरी ड्राइवर है बाजार का इस टाइम डोमेस्टिक पैसा है। हम जैसे एनालिस्ट काफ़ी बार आपके चैनल में बोलते थे कि जो इंडियन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में आना बहुत ज़रूरी है फॉर अस टू मेक अ न्यू बुल मार्केट, टू मेक न्यू हाइज। जो अब देख रहे हैं अभी फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे आप जानते ही हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर एकदम भरमार पैसा आ रहा है एंड दिस मनी इज़ नॉट गोइंग अवे। अगर घटता है तो और कन्विक्शन के साथ आता है। इसके लिए इफ लिक्विडिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर अ बुल मार्केट, आई थिंक लिक्विडिटी विल कंटिन्यू टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई थिंक द investors in India are not misplacing their confidence. I think there's a good structural growth story. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कल करेक्शन नहीं आएगा या कल बाजार नहीं घट सकता है। ये तो होता ही है बाजार में, ऊपर नीचे तो होता ही है। बट जो हिंदुस्तानी निवेशक है वो भारत के बाजार को समझ चुके हैं, देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं और उनका पैसा मेरे हिसाब से अगले कई सालों तक आता ही रहेगा। बिल्कुल। सेकेंडली नमानी जी, इन लेवल्स पर भी अगर हम देखें, देर आर 2-3 फैक्टर्स आई थिंक विच विल सपोर्ट द मार्केट। एक तो ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक कन्विक्शन है, सेकेंड गवर्नमेंट की तरफ से जो कन्विक्शन है ऑन रिफॉर्म्स फ्रंट और जिस तरह से अ सेंस ऑफ अर्जेंसी जो कि दिख रही है, बी इट एड्रेसिंग एनपीएस, बी इट एड्रेसिंग द डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम और बी इट एक्चुअली पुशिंग अहेड विद जीएसटी। तो इन सबको अगर हम जोड़कर देखें तो कैन वी से दैट विद इन द इमर्जिंग मार्केट बास्केट इंडिया स्टोरी और इंडिया बेट स्टिल लुक्स अट्रैक्टिव? ये इंटैक्ट है थीम अभी के लिए? मीर जी, वो समझने के लिए लेट्स लुक एट द हिस्टोरिकल डेटा व्हाट हैज हैपेंड। जनवरी से जून एंड तक 6 महीने में द इंडियन सेंसेक्स कोई मुझे बता रहा था डॉलर टर्म्स में 24% ऊपर है, लेकिन रुपी में ओनली 17% अप है। दैट मीन्स वी हैव गेन्ड अगेंस्ट द डॉलर ऑल्सो एंड द सेकंड इकोनॉमी इज फार बिहाइंड अस। तो द पॉइंट इज एब्सोल्युटली वेल टेकन दैट इन इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया स्टैंडिंग लाइक अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस। विल इट कंटिन्यू? देखिए, जहाँ अमेरिका का सवाल है वो एक मदर मार्केट है सबके लिए और वो अगर तकलीफ में आ गया तो सब इमर्जिंग मार्केट्स में तकलीफ होगी, भारत में भी निश्चय तकलीफ होगी। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार घट के फिर धीरे धीरे भारत के फंडामेंटल्स को देख के वापस निवेशक आ जाएंगे इंडियन मार्केट्स में। लेकिन इन लेवल्स पर दमानी जी आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं, यू हैव नॉट टेकन मनी ऑफ द टेबल एट दिस पॉइंट? देखिए, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट मीर, आई वाज अ बिट नर्वस अबाउट द मार्केट, क्योंकि अमेरिका में जो नैस्डैक का जो क्रैक हुआ था, द ब्रेथ बहुत ख़राब हो चुकी थी। द 5 स्टॉक्स दैट वर लीडिंग द मार्केट आगे, जिन्हें आप फैंग स्टॉक्स बोलते हैं, वो सब थोड़े प्रेशर में थे। तो मैं थोड़ा से कैश रेज किया हूँ, बट उसके बाद वापस बाजार में एंट्री मार दिया हूँ। तो आई एम बेसिकली एट 2-3% कैश लेवल्स, नॉट मोर देन दैट। दमानी जी, आपको ये जो Q4 परफॉर्मेंस था इस बार कंपनीज का, वो कैसा लगा? जो एग्रीगेट परफॉर्मेंसेस है वो मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा क्लूज नहीं मिलते हैं। आई लुक एट माई ओन इंडिविजुअल कंपनीज परफॉर्मेंसेस अक्रॉस द बोर्ड एंड इट इज़ अ मिक्स्ड बैग एज मोस्ट टाइम। पीपल अभी तक बोल रहे हैं कि 2 क्वार्टर बाद ग्रोथ आएगी, सो वी हैव टू होल्ड ऑन टू ग्रोथ। Some companies were delivering good results. Let's say OMC companies delivered very good results as far as I could see.
So I do more एक एक कंपनी के हिसाब से rather than individual aggregate Sensex level earnings. बिल्कुल। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी देयर वर 2-3 थीम्स जिसके ऊपर आपका कन्विक्शन काफ़ी अच्छा था। वन वाज कंजम्पशन, सेकंड वाज सिलेक्टिवली रियल एस्टेट, एंड थर्ड वाज ऑब्वियसली सम ऑफ द फार्मा स्टॉक्स। ये अभी भी वुड यू स्टिक टू दीज थीम्स अभी भी? Well, let's look at each one at a time. Let's say real estate जैसे आप बोल रहे थे, मेरा particular preference है for large liquid companies that are located in metro areas. अगर आप वो देखें, those companies are doing very well right now. और मेरे हिसाब से ये भावों से भी काफ़ी बढ़ सकते हैं over the next 2-3 years. So I would suggest you remain invested in those real estate companies. Large liquid companies जो सब जानते हैं, those companies I prefer. Consumption theme, I think next 1 or 2 quarters there will be some trouble because of GST. I think sales कौन सी quarter में recognize होंगे, शायद once July 1 comes sales might dip. So I think you have to give 3 to 6 months before they start booming again. But ये consumption can be played through various ways. Real estate, residential apartments is also real estate, is a consumption theme. So I would say consumption, yes, still bullish on. जो मुझे लगता है लेकिन 3 to 6 महीने थोड़ी वॉलिटिलिटी रहेगी फॉर दी स्टॉक्स. फार्मा हैज बीन इन द बेसिकली द मार्केट्स डॉग हाउस. इट हैजंट वर्कड आउट दो. सम कंपनीज जो पोर्टफोलियो में है लाइक नाटको फार्मा वगैरह वगैरह हैव कंटिन्यूड टू डू वेल. मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग हो चुका है फार्मा में. लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है फार्मा की वो हो पाई है. अगर आप पूछ रहे नए थीम क्या देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट कंस्ट्रक्शन कंपनीज, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन बूम चल रहा है इस कंट्री में. सो दोज कंपनीज जिनके पास बहुत लिमिटेड कैपेसिटी हो बट गुड टेक्नोलॉजी स्किल्स विल कमांड अ प्रीमियम इन द मार्केट. सो दैट कंपनी एंड व्हाट आई कॉल दिस क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जो पीपल बाहर जाके खाते हैं. आई थिंक वंस 3-6 months ऑफ GST passes these companies will also start doing well. बिल्कुल. मैं जीएसटी पर तो खैर आपसे विस्तार से बातचीत करूंगा, लेकिन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, अब इसमें एक जो बहुत बड़ी कंसर्न थी दमानी जी वो थी बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर एंड स्पेशली द PSU बैंक्स. अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर यू नो ऑन द रेगुलेटर साइड, सो देयर इज RBI विच इज़ वेरी एक्टिव, देयर इज गवर्नमेंट विच इज़ वेरी एक्टिव एंड वेरी सीरियस अबाउट एड्रेसिंग द NPA इश्यू. अब इन सब को जोड़कर अगर हम देखें, क्या ये सही समय है बेट लेने का PSU बैंक्स पर, या फिर थोड़ा रुकना चाहिए बिकॉज यू हैव अ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस विच इज क्लियरली आउट परफॉर्मिंग एंड टू सम एक्सटेंट लीडिंग द इंडेक्स ऑल्सो, निफ्टी बैंक? बैंकिंग सेक्टर हमेशा बहुत मुश्किल रहा है और मैंने थोड़ा कम ही एक्सपोजर लिया है इसमें. माई एक्सपोजर इज़ बेटर टू व्हाट वी कॉल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जैसे ग्रुप फाइनेंस है, सुंदरम फाइनेंस. ये मेरे पोर्टफोलियो बहुत सालों से है और अभी तक हैं बिकॉज आई फाइंड दैट टू बी अ सेक्टर दैट्स ईजियर. मैंने PSU सेक्टर बैंक्स कुछ है नहीं पोर्टफोलियो में क्योंकि मुझे हमेशा ये डर लग रहा था कि NPA प्रॉब्लम कैसा सुधरेगा. अगर आप देख रहे हैं कि ये 12 जिन्होंने गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए कंपनीज, the flip side of that is that the NPA problems will show up in the banking sector for these companies. So my sense is that this is not the best time yet to buy these public sector banking companies. Similarly, और एक स्पेस जिसमें काफ़ी कंसर्न है वो है टेलीकॉम का. Now I'm not sure if you have exposure or not, पर एक तो जो मार्केट लीडर है रिलायंस, which is obviously not a pure telecom play, पर वो इस समय सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस और आई वुड से ओवरहैंग है पूरे टेलीकॉम स्पेस पर. एंड देन ऑन द अदर हैंड यू हैव रेस्ट ऑफ द बंच और द कंपनीज. अब ग्लोबली भी हमने ये देखा है कि यू नो इन अ मैच्योर्ड मार्केट पहले दो जो ऑपरेटर हैं टेलीकॉम स्पेस में दे मेक मनी, बाकी बेचारे मार्केट शेयर कैप्चर करने में ही लगे रहते हैं. हो सकता है भारत में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो आगे जाके इमर्ज हो. सो व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन टेलीकॉम एंड वुड यू प्रेफर अ प्योर टेलीकॉम प्ले or a conglomerate like Reliance? Again, Mihir, as you know my investing style for many years, जो ये broad market cap heavy companies होती हैं उन्हें मैं कम ध्यान देता हूँ because I'm an individual investor. I try to find companies that I have an advantage in.
So there's so many factors affecting the markets in telecom that for independent analysts for me to have a sharp opinion थोड़ा मुश्किल पड़ता है. अब आप देखिए, the more important point that you make is how does technology and change in technology affect our view of individual stocks and markets. तो अभी आप मेरे इंटरव्यू के पहले एक रिपोर्ट आ रही थी आपके चैनल पे सजेस्टिंग कि तेल का दाम $30 हो जाएगा, और कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो ऑयल एज है which started after Second World War perhaps is also coming to an end. I think 10 साल में बहुत लोग बोल रहे हैं कि not only will all cars be electric but they'll also be driverless. तो this is a sweeping technological change जो refining companies को impact करेगी, insurance companies, infrastructure companies, automobile industry obviously. So these are the more changes that I am focused on at this point, trying to understand कि अगर ये 5 साल 10 साल में end of oil age आ जाए, which are the businesses that are going to survive. इसके लिए मैंने आपको शायद पहले समझाया था कि we like this quick service restaurants because at the end of the day people will still want to go out and eat. That technology doesn't pose a threat to that business as we speak now. So you want to find businesses that are immune to technological changes. So I think the next 10 साल के जो successful investors रहेंगे will be people who find businesses that are not affected by technology. बहुत सारे धंधे जो अभी अमेरिका में हैं, जो अभी इंडिया में हैं, lot many including businesses like legal help will be affected by technology. So we have to start as good investors looking ahead and finding businesses that food businesses, entertainment businesses that are somewhat immune to technological threat. In fact आपसे बात करने में ये एक अक्सर you know it becomes a sort of crystal ball gazing जो आप भविष्य के बारे में बताते हैं, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं थोड़ी सी बात रिफॉर्म्स पर और जीएसटी पर करना चाहूँगा. जीएसटी यू नो पहले भी काफ़ी डिबेट हुई कि रोल आउट होगा नहीं होगा. फाइनली इट्स रोलिंग आउट ऑन July 1. दैट्स अ बिग रिलीफ एक्चुअली फॉर मार्केट्स. ओवरऑल जीएसटी का इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं इकोनॉमी पर, एंड व्हाट डज हिस्ट्री सजेस्ट? अगर आप बाकी कंट्रीज में भी देखें जहाँ ये इम्प्लीमेंट हुआ है, कैन वी एक्सपेक्ट वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ब्लिप at least on the consumption side and then a sustained momentum? Almost certainly. I think at the ground level there is a lot of fear और है ही, मतलब it's the biggest single tax reform in post independence India. तो थोड़ा बहुत तो blips होने वाला ही है इसमें. Long run I am with everyone you speak to that it is the best जो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है. We create one national market, goods move around freely, no one escapes the tax net. We move from unorganized to organized. So I think after 6 months everyone will be happy. जैसे आपको याद है शेयर बाजार में जब डीमटेरियलाइजेशन हुआ था, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हुआ था, people were so nervous and so scared कि कैसे होगा, मैं जानता नहीं हूँ, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास. लेकिन 6 महीने बाद अब कोई जा ही नहीं सकता पुराने सिस्टम में. I think the same thing will happen to GST. ये 5-6 महीने I think till December end or till March 18 थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, थोड़ी बहुत enabling तकलीफें होगी. But I think after April 18 everyone will say this is the best system that we've had. ओवरऑल रिफॉर्म्स के फ्रंट पे इस समय मोदी सरकार का परफॉर्मेंस आप कैसा देख रहे हैं? बिकॉज एटलीस्ट वी कैन सी सेंस ऑफ अर्जेंसी, दो देयर आर चैलेंजेस. केपेक्स साइकिल रिवाइव हुआ नहीं है, जॉब मार्केट रिवाइव नहीं हुआ है, देयर आर सम टैक्सेशन इश्यूज स्पेशली विद एमएनसीज विच आर स्टिल लिंगरिंग. ओवरऑल आप कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस? I would give it a very high marks here for this reason. जो इंडियन इकोनॉमी प्राइमरीली अनऑर्गेनाइज थी, it is now moving to organization. Thanks to demonetization, thanks to GST, the Indian economy is moving to organization. Now once you've organized, you want better infrastructure. Better infrastructure के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए you need a better tax base. So the government is moving aggressively to address जो भी लीकेज था tax base में, they're addressing that. Now ये जो litmus test बोलते हैं, ये एक सामने अपने आ रहा है कि गवर्नमेंट एयर इंडिया के साथ क्या करेगी. अगर गवर्नमेंट में अपनी मेजॉरिटी के साथ इतना पॉलिटिकल विल है टू प्राइवेटाइज एयर इंडिया, आई थिंक दैट वुड बी अ टेस्ट केस फॉर द गवर्नमेंट. अगर वो वापस पीछे नहीं हटे उससे, एक
शॉर्ट में उसको जाके प्राइवेटाइज कर दे, ये नहीं कि 5% स्टेक बेचे, 10% बेचे, मतलब 10 साल ये नहीं होना है. बट द गवर्नमेंट शोज दैट, आई थिंक PSU में भी एक तेजी आएगी, बट एक मार्केट में एक नई लहर आएगी, क्योंकि पीपल विल बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज डेड सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू होल्ड द एयर इंडिया केस to the light and see if the government takes the right economic decisions and not the correct political decisions for Air India. बिल्कुल. इनफैक्ट इसी को अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करूं, एयर इंडिया तो ऑब्वियसली अपने आप में एक लिटमस टेस्ट होगा सरकार के रिफॉर्म्स का. ऑन दी अदर हैंड ऑल्सो जो कमेंट्री हम उनकी तरफ से डाइवेस्टमेंट को लेकर सुन रहे हैं, यू नो, एंड वेरी स्ट्रैटेजिक डाइवेस्टमेंट. सो पहले जो होता था बाकी सरकारों में कि IPO के जरिए सरकार स्टेक घटाती थी, देखना पड़ता था मार्केट कैसा है कैसा नहीं. This government is talking very specifically of divesting strategic stake, be it in banks, be it in shipping companies. Air India की हमने बात की. And on the other hand, they are monetizing some of the assets, जैसे हम रेलवेज में देख रहे हैं या फिर HL, इन सब के IPOs आने वाले हैं. इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से. दैट इज द टेस्ट आई एम यूजिंग कि जो गवर्नमेंट का क्या काम है होटल चलाने का, या एक कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाने का, या यू नो इवन इफ डिफेंस इज बीइंग प्राइवेटाइज्ड, दीज बिजनेसेस कैन ऑफ कोर्स बी प्राइवेटाइज्ड. एक पॉलिटिकल विल चाहिए, दे नीड्स अ पॉलिटिकल विल. आप जैसे आप जानते हैं, बिफोर ऑयल रिफाइनिंग वाज डीरेगुलेटेड, गवर्नमेंट यूज्ड टू यू नो रेगुलेट द सेक्टर एंड देन सब्सिडाइज दोस कंपनीज. तो एकदम इकोनॉमिक मेस होता था. बट सडनली द गवर्नमेंट इज डीरेगुलेटेड, और आप देखते हैं मुनाफा कितना बढ़ गया है ऑयल कंपनीज का, डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, सरकार का टैक्स बेस बढ़ गया है. सो आई थिंक द गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग दैट दे कैन नॉट बी रनिंग दीज बिजनेसेस, और उन्हें प्राइवेटाइज कर देना चाहिए था. बट आई थिंक द फाइनल पोलिटिकल विल हैव टू बी सीन इन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट. व्हेन दे डीरेगुलेटेड ऑयल, बहुत ऑपोजिशन था, लेकिन गवर्नमेंट स्टक टू इट्स मैंडेट एंड डिड इट. There will be a huge amount of political opposition to privatization also, but I think we have finally made a political consensus that we can't keep subsidizing all these businesses. अगर यहाँ से subsidy निकल गई और अपने को revenue आ गया, that money can be used for education, sanitation, infrastructure projects. So now people are seeing the benefits of extra money coming into these sectors. So I'm very hopeful, but yet the government has to prove its credentials by actually privatizing a big company like Air India or Bharat Earth Movers. एक बार प्राइवेटाइज कर दे, then market will believe, not before it. बिल्कुल. बस एक दो सवाल और लूँगा मैं दमानी जी. कमिंग बैक टू मार्केट्स, अब एक चीज़ तो ये हुई है कि हमने मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छा मोमेंटम देखा है, इनफ्लोज भी बहुत देखे हैं, इवन इन म्यूचुअल फंड्स विच आर इन्वेस्टिंग इन दीज पॉकेट्स मिड कैप स्मॉल कैप में. एंड सेकेंड, मार्केट की अपनी खुद की वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो देखने को मिला है. अब अभी तक तो ये यू नो दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन मेंटेन्ड. सो यू हैव लिटिल बिट ऑफ ओवर हीटिंग इन मिड कैप, बट देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड फ्रंट लाइन परफॉर्मेंस विच इज होल्डिंग ऑन टू द इंडेक्स. ये सस्टेन होता आपको लग रहा है, या फिर इसमें कहीं मिसमैच है? डू यू सी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स मे बी टॉपिंग आउट एट सम पॉइंट? थोड़ा ज़्यादा फ्रॉथ है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में. प्राइमरीली मिड कैप और स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करता हूँ, नॉट नेसेसरी इन द लार्ज कैप एरिया. आई थिंक 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द स्मॉल कैप एरिया. तो मैं सहमत हूँ आपके साथ कि थोड़ा उसमें फ्रॉथ है, बट इट मोर लाइक अ रोलिंग करेक्शन. आई थिंक अगर आपका ट्रेजेक्ट्री 3 साल 5 साल का है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक करेक्शन है, और करेक्शन विल कम इन देम, नथिंग मोर देन दैट. बस एक आखिरी सवाल होगा दमानी जी, अगर हम मार्केट को भी देखें ना इन लेवल्स पर, अब 2-3 ट्रिगर, एक तो GST जिसकी हमने बात की, सेकंड इज़ अ गुड मॉनसून, थर्ड इज़ रिफॉर्म्स, एंड फोर्थ इज़ ऑब्वियसली द इंटरनेशनल सेटअप. इन सब को जोड़कर अगर हम देखें, एक होता है नॉर्मल करेक्शन विच मार्केट टेक्स इन इट्स स्ट्राइड, और एक होता है समथिंग लाइक यू नो जो हमने 2008 में देखा था. इस समय ज़्यादा लाइकलीहुड किसका है? और इन लेवल से इफ़ मार्केट सस्टेन, जैसे आपने खुद कहा 3 से 5 साल का व्यू हो तो मार्केट्स आर लुकिंग वेरी नाइस, उसे अगर हम ध्यान में रखें, देन कैन वी एक्सपेक्ट 25-30% का CAGR ऑन द फ्रंट लाइन इंडेक्स अगले 5 साल में? अगर 30% का CAGR नेक्स्ट 5 ईयर्स सेंसेक्स में आ जाएगा, तो दलाल स्ट्रीट विल बी पेव्ड विद गोल्ड, सर. I think it is too optimistic to suggest a 30% CAGR for What the is your Sensex over the estimate? next 5 years. I think if we go at about 15-18,
these estimates don't have much value because we don't know दुनिया में कल क्या होगा, तेल का दाम $30 हो जाए क्या हो जाएगा, डाउ जोन्स घट जाएगा तो क्या हो जाएगा मालूम नहीं. बट ओवरऑल जो सेंस हमें मिला था 2013 अगस्त में कि एक नया बुल मार्केट शुरू हुआ इंडिया में, और बुल मार्केट जैसे आप जानते हैं काफ़ी पॉइंट्स भी चलते हैं और काफ़ी समय के लिए भी चलते हैं. देयर इज़ नो इंडिकेशन दैट देयर इज अ रिवर्सल ऑफ द बेसिक बुल मार्केट ट्रेंड. ये बुल मार्केट ट्रेंड का जो अब रिवर्सल होगा अपने को शायद अंदाज़ा मिल जाएगा. पान वाला अपने को शेयर दलाल देने लग जाएंगे, आईपीओ मार्केट विल बी वेरी होवली ओवर सब्सक्राइब, पब्लिक पागल जैसे बोलने लग जाएगी, बहुत पुअर क्वालिटी कंपनी जो स्टार्ट गोइंग अप. काफ़ी अपने को एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और बुल मार्केट स्टॉपिंग आउट. जहाँ अभी तक का सवाल है, मुझे ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं दिख रहे हैं कि बुल मार्केट हैज स्टॉप्ड आउट. तो बुल मार्केट प्रॉब्ली इन माय बेस्ट ओपिनियन हैज़ many years to go perhaps and many more new milestones to conquer. So we just have to sit back and wait it. I don't, ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत होती है टू प्रिडिक्ट द टॉप ऑफ द मार्केट, क्योंकि कोई नहीं जानता है जब 92 में बाजार चालू हुआ था 800 से कि 4500 में जाके रुकेगा, या 2004 की बुल मार्केट में 21,000 में जाके सेंसेक्स रुकेगा. ये पहले नहीं मालूम पड़ता है, बाद में ही मालूम पड़ता है. तो मेरे हिसाब से इंग्रेडिएंट्स जो फायर बुल मार्केट का शुरू हुआ था 2013 में वो अभी भी मौजूद है, और जब फायर बुझ जाएगा तब देखेंगे, देन विल मेक अ न्यू ओपिनियन. फॉर राइट नाउ द गुड न्यूज इज मिहिर दैट द बुल मार्केट इज अलाइव एंड वेल. एब्सोल्युटली. और चलिए इनफैक्ट अगली बार भी जब आपसे बात हो फायर फाइटिंग की जरूरत नहीं पड़े. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर दमानी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.